गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं उनके द्वारा रचित एक बड़ी मार्मिक कविता वे आंखें। जैसा कि कविता का टाइटल है, कविता का शीर्षक है वे आंखें, तो इसमें किसान के जीवन की करुणा, उसका दुख, उसका दर्द उसकी आंखों में किस प्रकार दिखाई देता है, इसके हम यहाँ पर करुण झांकी देखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर किसान का जीवन बड़ा कष्टमय है, उसके साथ क्या क्या समस्याएं आती है, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय की। इनके परिचय की बात करते हैं। इनका मूल नाम था गोसाई दत्त। जन्म इनका सन 1900 में कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। प्रमुख रचनाएं इनकी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, द्युपाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। सम्मान जो इनको मिले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1977 में। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितिरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, इस कारण से इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। रूपार नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, विवादात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। युग युग से शोषण, कई शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। देखिए वे आंखें, ये इसका टाइटल है। तो पाठ शुरू करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर जग उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुहा सरीखी, जो किसान है, भारतीय किसान जो बड़ा दुखी है, परेशान है, कष्ट में है, उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता और साथ ही वह एक शोषण का शिकार भी है। एक शोषित वर्ग के रूप में भी हम उसको देखते हैं। तो उसके दुख को जब देखते हैं तो उसकी आंखों में वो दुख नजर आता है। हमारे जो दुख है वो हमारे आंखों में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। किसी की आंखों को देखकर पता लग सकता है कि वह व्यक्ति सुखी है या दुखी है। तो अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार यानी अंधेरे के, अंधेरी गुहा मतलब होता है गुफा के, सरीखी यानी समान, अंधकार में गुफा के समान उन आंखों से डरता है मन
जब उस किसान के आगे देखते हैं उस अंधेरी गुफा के समान, तो उसको देखते ही एक डर की अनुभूति होती है। बड़ा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, और जब उसको देखते हैं उन आंखों को, तो उनमें क्या दिखाई देता है? उनमें दारुण का मतलब होता है भयंकर, दूर दूर तक भयंकर दैन्य दुख, दैन्य यानी दीनता, और दुख का नीरव रोदन, नीरव का मतलब होता है शांत, रोदन मतलब रोना। मतलब वो किसान किस तरह दुखी है, किस तरह अपने आंसू बहाता रहता है, अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है, इसकी भयंकर स्थिति उसकी आंखों में देखी जा सकती है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। वह स्वाधीन किसान रहा, वह किसान जो था वह स्वाधीन था, अपने ऊपर ही जो आधारित था, किसी से वह ठीक नहीं मांगता था। अभिमान भरा आंखों में इसका, उसके अंदर एक गर्व की भावना कभी रहा करती थी। कोई समय था जब वो बड़े गर्व से अपने जीवन को जीता था। छोड़ उसे मझधार आज, और आज उसी किसान को जो सबका पालन पोषण करता है, उसी किसान की क्या दुर्दशा हो गई, उसे ही आज मझधार में छोड़ दिया गया है। मझधार का मतलब कष्टों में उसको छोड़ दिया गया है, संसार के द्वारा। कगार सदृश वह किसका, कगार का एक किनारे का वृक्ष के समान उसको एक तरफ कर दिया गया है। तो यहाँ पर संसार के स्वार्थपरता को भी दिखाया गया है। लहराते हुए खेत द्रोह में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन से। लहराते हुए खेत द्रोह में, और जब वो देखता है उसके सपनों को देखता है, वह उसके आंखों में क्या दिखाई देता है? देखिए, लहराते हुए खेत द्रोह में, द्रोह का मतलब आंखों में, उसके आंखों में वही लहराते हुए खेत उसे नजर आते हैं। हुआ बेदखल वह जिनसे, और वह केवल अब उसे स्वप्न में ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब उन खेत लहराते हुए खेतों से उस किसान को बेदखल कर दिया गया है पूंजीपतियों और जो जमींदार लोग हैं उनके द्वारा। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन से, और उसके जीवन में जो खुशहाली थी, जो मुस्कुराहट थी, वह किससे थी? केवल उन खेती बाड़ी से ही थी। मतलब जिस खेती को करके वो प्रसन्न होता था और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था, वह सब जब उसके जीवन से चला गया तो उसके जीवन में एक तरह से सूनापन आ गया, और सारी खुशहाली, सारा जो प्रसन्नता थी, वह सब उसके हरियाली के एक एक तिनके से उसके जीवन में खुशहाली थी, जो अब नहीं है। दो बार आया है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, उसका अर्थ भी यदि एक जैसा हो तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आंखों ही में घूमा करता हो उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। और निरंतर उसकी आंखों में क्या देखा जा सकता है? किसान की आंखों में निरंतर क्या घूम रहा है? आंखों का तारा, मतलब उसका जो प्रिय पुत्र था वही उसकी आंखों में निरंतर दिखाई देता है। कारकुनों की लाठी से, जो जमींदार लोग थे, जमींदार के जो व्यक्ति थे, उसके आदमी थे, उनकी लाठी से जो जवानी में ही मारा जा चुका है, अर्थात वो पहले शोषण का शिकार हो चुका है, किसी न किसी कारणवश कारकुनों के द्वारा उसको मार दिया गया है और वह जवानी में ही समाप्त हो गया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह आंखों में चुपती वह कोई बर्दों की जोड़ी। और उसका सारा घर द्वार भी बिक गया है। महाजन ने, जो महाजन होते कर्ज देने वाले, पैसे वाले, उन्होंने न तो ब्याज छोड़ा और न एक कोड़ी मात्र ही उनके लिए छोड़ी। रह आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, बर्दों की जोड़ी। और उसका मतलब होता है नीलाम। तो आंखों में उसे एक ही बात चुभती थी कि उसके जो बेलों की जो जोड़ी थी उसको भी नीलाम करवा दिया गया। उजरी उसके सिवा किसे तो पास मुहाने आते देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी, उजरी गाय का नाम है। तो वो जो उजरी गाय थी वो उसके सिवा कभी किसी को अपने पास दूध दुहाने के लिए नहीं आने देती थी, और आंखों में केवल उसकी यादें मात्र ही उसके रह गई है, और वह केवल उसकी एक मधुर छवि उसे अब दिखाई देती है स्वप्न में। उजड़ गई जो खेती, और उसके
सुख की जो खेती थी वह सब कुछ अब उजड़ चुकी है। उसका जीवन बड़ा दुख से ग्रस्त हो चुका है। बिना दवा दर्पण के घर में स्वर्ग चली आंखें आती बस, और बिना दवा के ही, बिना औषधि के ही जो धर्मघरनी थी अर्थात उसकी पत्नी थी किसान की, वह परलोक सिधार जाती है और उसकी याद में किसान के आंखें भर आती है। देख रेख के बिना दूध हुई बिटिया 2 दिन बाद गई बस, और अपने पुत्र की स्थिति बताता है किसान कि अब क्योंकि रोजगार नहीं है, खाने कमाने का कोई साधन नहीं है, तो उसकी जो बेटी थी, दूध मुई बेटी, जो छोटी सी नन्ही सी बेटी थी, वह केवल किस अभाव में, केवल दूध के अभाव में ही वो अपने प्राण त्याग देती है। 2 दिन बाद ही मर गई। घर में विधवा रही पतो, लक्ष्मी की यद्यपि पति घाती, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में वही मरी एक दिन। और घर में अब खोने गई थी बेटे की पत्नी यानी कि उसकी बहू, वही थी, वह बड़ी लक्ष्मी थी, किसान के लिए वो एक लक्ष्मी का रूप थी। यद्यपि पतिघातिन, यद्यपि समाज के लोग उसको पतिघातिन मानते थे, क्योंकि समाज में ऐसा माना जाता है कि ये आते ही पति को खा गई, ऐसा बोला जाता है। तो समाज के लोगों के लिए तो पतिघातिन थी, लेकिन किसान के लिए वह उसके घर की लक्ष्मी थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, और कोतवाल ने, शहर का जो कोतवाल होता है उसने कभी उसको भी पकड़ के अपने यहाँ बुला लिया, और जब उसकी बेइज्जती की, उसको परेशान किया, तो एक दिन उसने भी कुएं में कूद कर अपने प्राण दे दिए। फिर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। फिर भी हमारे समाज में ऐसा कहा जाता है कि जो पत्नी होती है वो पैर की जूती के समान माना जाता है उसको, न सही एक नहीं है तो क्या हुआ, दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुनकर सांप लौटते पड़ती जाती, लेकिन जवान लड़के की याद करके सांप लौटने लग जाते थे किसान के छाती पर, और उसकी छाती दुख से फटी जाती थी। सांप लौटने मुहावरेदार भाषा है, मतलब उसकी पीड़ा और ज्यादा बढ़ती जाती थी। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती, तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछले सुख की स्मृति, अब उसके जीवन में उसका पिछला सुख था, उसकी यादें उसकी आंखों में बार बार एक क्षण के लिए आती और चली जाती, एक क्षण के लिए आकर चमक लाती, तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन, और तुरंत ही शून्य में वह कुछ न कुछ सोचने लग जाता। चितवन यानी उसकी जो दृष्टि है वो शून्य में चली जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती, और एक तीखी नोक के समान उसके हृदय को घायल करने के लिए तुरंत उसके पास आ जाती। ऐसी दुखद स्थिति में एक हमारा जो भारतीय किसान है उसका जीवन होता है। यहाँ किसी एक किसान की बात नहीं की गई है, ये वह किसान जीवन है जो अपने आप में, ये कविता संपूर्ण किसानों की जो दुर्दशा है उसको व्यक्त करती है। इससे संबंधित पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।